नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की हिंदी से पाठ 2 बचपन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। उनका जन्म गुजरात पाकिस्तान में 1925 को हुआ था तथा मृत्यु 2019 में दिल्ली में हुई थी। उन्हें साहित्य की सेवा के लिए ज्ञानपीठ तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। प्रस्तुत पाठ बचपन संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण विधा वो है बच्चों जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर कुछ लिखता है या अपनी यादों के आधार पर वह लिखता है। इसमें लेखिका हमें अपने बचपन की ओर ले जा रही हैं। उनका बचपन कैसा था, उन्हें बचपन में क्या पसंद थी, उनके ज़माने में कैसा होता था। जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े भी हमसे अपनी बातें शेयर करते हैं कि हमने बचपन में ये किया, हमें ये पसंद था, हमारे ज़माने में ये चीज़ें होती थी। उसी प्रकार से वो भी अपने बचपन से हमें परिचित करा रही हैं। वे कहती है, मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, मौसी भी। लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसीलिए कि पिछली सदी में पैदा हुई थी, पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब 100 वर्षों का टाइम। जैसे कि आजकल 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं सेंचुरी चल रही है, तो वो 20वीं सेंचुरी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है सफ़ेद पहनो। अब उन्हें सफ़ेद पहनना अच्छा लगता है क्योंकि वे उम्रदार हो चुकी हैं। बचपन में हर किसी को रंग बिरंगा पहनना पसंद होता है। गहरे नहीं, हल्के रंग। पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पिछले दशकों, दशक मतलब 10 वर्ष का टाइम, 10 वर्ष का टाइम। जैसे कहा जाता है कि 90 के दशक में, 80 के दशक में, ठीक है। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार। पहले ये चीज़ें पहनती थी, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। घेरदार मतलब ढीले ढाले, घेरदार, घेर वाले। बचपन के कुछ फ्रॉक तो उन्हें अभी तक याद है। वे कहती हैं कि पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर वाला, बाजूबंद वाला, चुन्नटों वाला फ्रॉक उन्हें याद हैं। उन दिनों बताती हैं कि जेब में रुमाल, फ्रॉक की जेब में रुमाल और बालों में रंग बिरंगे रिबन वे लगाती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। अब लेखिका अपने जूते मोजों की बात करती हैं। वे कहती है, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। ऐसा मना था कि ये जूते उनको धोने के लिए देना। ऐसा बच्चों इसलिए भी हो सकता है सम्मान के तौर पर, या बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, बच्चों को काम सिखाने के लिए, कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, ताकि वे काम सीखें। ऐसा भी इसलिए ऐसा हो सकता है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, इतवार की सुबह मतलब संडे की सुबह वे इसी में लगाते अपने जूते मोजे साफ करने के लिए। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। सॉक्स धोने के बाद अपने जूते को पॉलिश करके चमकाते और ये ब्रश से रगड़ते और पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी याद है, बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना न होगा कि पहले से कहीं आरामदेह हैं। नए जूते मिलते हैं, साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। पुराने समय के जूतों से जब नए जूते आते थे तो उनसे छाले अक्सर लग जाते थे, पैरों में फफूले से उठ जाते थे। अब कह रही हैं कि आज के समय में आरामदायक जूते आते हैं। कभी लंबी सैर निकलते अपने पास
रुई रखते। क्यों रखते होंगे रुई? छाले न लगें इसलिए। हम शनिचर को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीते। उन्हें क्यों पीना पड़ता था बच्चों? पेट की कब्ज को दूर करने के लिए, पेट साफ हो इसलिए। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल या अरंडी का तेल। यह मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। बच्चों को पता था कि आज दवाई पिलाई जाएगी। जबरदस्ती दवाई पीना वैसे भी किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो उन्हें वो उसकी याद आती। वो जिस शीशी में पीते थे उसमें निशान लगे हुए थे, तो वो उसको देखते ही उन्हें मितली उल्टी करने का मन करता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिचरी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत तो ठीक ही थी। कह रही है कि वो शनिचरी दवा शनिवार को पीते थे, इसलिए उस दवा का नाम ही हुए शनिचरी दवा कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ता अगर हम उसे नहीं पीते। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब कहती है कि आज के समय और तब के समय में कितनी दूरी हो चुकी है, कितना अंतर हो चुका है। दिलचस्पियां, रुचियां बदल गई हैं। उनके ज़माने में घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। जैसे आजकल रेडियो, टेलीविज़न या मोबाइल से मनोरंजन करते हैं, तो उस ज़माने में ग्रामोफोन से गाने वाने सुनते होंगे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा पेटीज में बदल गए हैं। उस ज़माने में कचौड़ी और समोसा ही मिलते थे, आजकल पेटीज मिलते हैं। सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत, कोक, पेप्सी में। इन फलों के शरबत जो है, शरबत के बदले अब कोक और पेप्सी मिलता है। या तरह तरह की अन्य कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेंगर्स और डेबिको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है। उनका बचपन शिमला और दिल्ली में बीता था, तो वहीं की बात कर रही हैं। उस रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत स्वादिष्ट होती होगी, टेस्टी होती होगी, उन्हें यह भी याद है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से दूर नहीं था। एक छोटी चढ़ाई मतलब ऊंची जगह को जाने के लिए, जब ऊंचाई को जाते हैं उसको चढ़ाई कहा जाता है। शिमला क्योंकि पर्वतीय स्थल है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है, हिमालय की गोद में बसा हुआ। शिमला उसकी राजधानी है, तो वहाँ पर चढ़ाई और उतराई दोनों होती होगी, सीढ़ीदार रास्ते होते हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती। रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफल याद आते हैं। काफल एक पहाड़ी जंगली फल होता है, लाल सा, गुलाबी सा, खट्टा मीठा जो होता है। तो कहती हैं कुछ लाल कुछ गुलाबी रस भरी। कसमल सोचकर मुंह में ही पानी आए। चेस्टनट की भी उन्हें याद आ रही है, जिससे वो भून करके खाती थी। चना जोर गरम और अनारदाने का चूरन। चना जोर गरम की पुड़िया तो जैसे आजकल मार्केट में चाउमीन, मोमो वगैरह मिलते हैं, तो उस टाइम पर चना जोर गरम मिलता होगा या अनारदाने का चूरन मिलता होगा। बच्चे उसी को बड़े चाव से खाते होंगे। जैसे आपने कभी उसकी पुड़िया बनती थी, जैसे आपने कभी कभी मूंगफली वाला बना देता है नीचे से कोन वाली सी पुड़िया, तो वही पुड़िया की वो बात कर रही है, जिसमें नीचे से तो बंद होता है, ऊपर से वो खुला होता है। तो उसी में वे चना जोर गरम खाती थी। उस जमाने में चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, ये गाना खूब चलता था। उस जमाने का हिट गाना होगा ये, तो सब बच्चों को आता था, कह रही हैं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, कुछ बच्चे और उसको चटपटा बना करके खाते। उससे बोलते होंगे कि भैया और मसाला डालो उसमें और तेज करो। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते, एक कदम उठाने में यह खास ही लय ताल थी। खाते खाते जाते, आराम से खाते खाते जाते होंगे। लय रफ्तार थी, एक
विशेष रफ्तार से चलते होंगे, विशेष स्पीड से चलते होंगे, बहुत धीरे धीरे आराम से जब मस्त होकर जब हम चलते हैं तो उसी रफ्तार में वो भी चलते होंगे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। शिमला रिज पर उन्हें घोड़े की सवारी करना अब याद आ रहा है उन्हें। शिमला एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो घोड़ों की सवारी बच्चों ने वहाँ पर की होगी, उन लोगों ने, वो उन्हें याद आ रहा है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब जिन घोड़ों पर वहाँ बैठ रही हैं रिज पर, उन घोड़ों की तुलना अपने नानी के घर के घोड़ों से कर रही है और उन्हें वे घोड़े थोड़ा कम लग रहे हैं क्योंकि नानी के घर के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट होंगे। कहती हैं कि उनकी बात फिर बताऊंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। सामने आकाश व सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश में फैल रही है। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं। सायंकाल में जब सूर्य डूबने लगता है तो उसकी रोशनी कुछ सुनहरी सी लगती है, बादल भी ऐसे ही लगते हैं, उसमें आसमान भी धारियों वाला लगने लगता है, तो वैसा ही उस टाइम उन्हें दिखता होगा। पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, अर्थात पहाड़ों पर थोड़ा सा अंधेरा छाने लगा होगा। देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, रिज की रौनक, माल की दुकानों की चमक के क्या कहने। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, सामने दिखाई देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंग। वह ट्रेन सुरंग से जाती होगी तो उस पर सारा मॉडल बना हुआ था शिमला कालका ट्रेन का। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछली सदी मतलब 20वीं सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कह रही हैं। कभी कभी वे हवाई जहाज को भी देखती थी। दिल्ली में जब उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर चले जाते। उन्हें ऐसा लगता कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है जो पंख फैलाए उड़ रहा है। उसकी स्पीड तेज थी, कहती हैं। और एक दुकान उन्हें और याद आती है, वहीं आँखों के चश्मे की, और जो वहाँ डॉक्टर था वो अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखकर कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है? सब लोग पूछते कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, आँखों में क्या हो गया? इस उम्र में ऐनक, कोई कहता कि इस उम्र में ऐनक, कोई कहता तकलीफ, कोई कहता दूध पिया करो। मैं डॉक्टर का कहा दोहरा देती, वे सबको आंसर देती कि डॉक्टर ने कहा है थोड़े समय बाद चश्मा उतर जाएगा, आप पहनती रहोगी तो आपका चश्मा उतर जाएगा। वो इसी बात को हर किसी के सामने दोहरा देती थी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, आश्वासन दिया होगा कि चश्मा आपका उतर जाएगा। वो कह रही कि चश्मा तो उतरा नहीं, बस नंबर कम होता रहा। इसके लिए वे स्वयं को जिम्मेदार मानती हैं। वो कहती हैं कि मैं दिन के उजाले में न पढ़ करके, सूर्य की रोशनी में न पढ़ करके रात को टेबल लैंप में पढ़ने लिखने का काम करती थी। चश्मा तो मुझे लगना ही था। उनका चश्मा देख करके उनका चचेरा भाई उन्हें छेड़ता था, देखो देखो कैसी लग रही है, कहता था कि कैसी लग रही है। वह उन्हें लेखिका को चिढ़ाते हुए कहता है उनका भाई कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। वे लंगूर कह के चिढ़ाते थे कि सूरत की जैसी लंगूर की जैसी तुम्हारी सूरत लग रही है। मैं खींची, वे अपने आप पर गुस्सा हो रही हैं, थोड़ा सा गुस्सा उन्हें आता है, मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा नहीं है, मन ही मन सोचती हैं कि शेर तो बुरा नहीं है, कहीं ये सही तो नहीं कह रहा, फिर ऐसा सोचने लग जाती हैं। जब वो चाय पीकर चले गए, मैं
अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। वे बार बार देख रही हैं कि भाई ने ऐसा क्यों कहा, सोच रही हूँ। फिर अपने आप मन में दोहरा रही हैं, सूरत बनी लंगूर, नहीं, हाँ, अपने आप से दोहरा रही हैं कि मेरी सूरत लंगूर जैसी तो नहीं लग रही है, हाँ, नहीं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। चश्मा पहने वो भाई का टोपा भी पहन ले रही हैं और फिर देख रही हैं अपने को, अच्छा भी है, मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ चश्मा घुल मिल गया है। जब भी उतरा होता है तो चेहरा खाली सा लगने लगता है। अब उन्हें उसकी आदत हो गई है, अब उन्हें चश्मे के बिना खाली सा लगता है। फिर उन्हें उन दिनों की वो टोपी याद आती है, काली फ्रेम का चश्मा याद आता है और लंगूर की सूरत। बचपन के दिनों में जो भाई कहता था लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंग की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अंत में उन्हें हिमाचली टोपियाँ याद आती हैं। धन्यवाद।